यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड बेटा। हाँ है ना भाई? पक्का बच्चों? 100% डन, गुड। तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी कब होता है? लेवी कब होता है? सप्लाई। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? The term GST, the term supply under GST is defined under section number 7. The term supply under GST is defined under section number 7. आइए मस्त होके पढ़ते हैं, खुश होके पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। चीजों को याद करना पड़ रहा है या समझ में आ रही है? पक्का? गुड। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। चलिए बताए क्या कहता है सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई मींस क्या बोलता है बेटा? प्लीज सरकार। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी सी और बी से डबल ए भी है सर, ध्यान इधर। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी सी। सप्लाई मींस ए डबल ए बी और सी नहीं लिखा है, इंक्लूड्स। क्या मतलब है इसका? ये भी है या ये ही है? माई लाइफ मीन्स यू, सिर्फ तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू। समझ रहा है सर? माई लाइफ इंक्लूड्स यू मतलब तुम भी हो। हाँ है ना भाई? क्लियर? सो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए बेटा। अगले आदमी ने क्या बोला बेटा आपको? क्लियर? समझे मेरी बात? यहां क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स मतलब तुम भी हो। तुम ही हो नहीं, तुम भी हो। सर लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट, वाइल ड्राफ्टिंग द जीएसटी लॉ एक एक चीज का इन्होंने ध्यान रखा है। जितने भी इनके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं रिगार्डिंग सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, वेट, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जीएसटी लॉ को ड्राफ्ट किया है। एंड यू नो सप्लाई का डेफिनेशन ही अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकल गया तो लेविबिलिटी से बाहर निकल गया बेटा, तो टैक्स लगेगा ही नहीं बेटा। लेवी नहीं होगा तो लायबिलिटी नहीं आएगी सर, लायबिलिटी नहीं आएगी तो पेमेंट की बात तो आती नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेवी। और लेवी कब होता है? सप्लाई पर। इसलिए लॉ मेकर्स ने ध्यान रखते हुए देखा है कि यहां पे मींस मत लिखो, क्या लिखो? इंक्लूड्स। सो स्मार्ट। अच्छा वैसे मैं आपको बता देता हूं, क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी में सब कुछ कवर हो गया बेटा, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने बेटा। फिर भी गलती से भी कोई इंक्लूड्स कोई अगर रह जाता तो चक्कर बढ़ जाएगा बेटा। इसलिए इंक्लूड्स लिखा है। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी। अच्छा आपने कई सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी अब तक बेटा। रिलेटिव्स मींस लिखा होता है, रिलेटिव्स इंक्लूड लिखा होता है? मींस। इंक्लूड्स नहीं लिखा होता है बेटा। दैट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, तुम ही हो। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? तो लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट व्हेन डिफाइनिंग ईच एंड एवरी वर्ड, वो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। और आई होप ये जो मैंने आपको बताया उससे आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है बेटा। हाँ है ना? ये सब देखना बहुत जरूरी है, मैं हर एक माइन्यूट चीज का आपको ध्यान रखूंगा सर। ओके आइए सर सेक्शन नंबर 7, जबकि लोग तो ध्यान देते ही नहीं, डायरेक्ट क्लोज नंबर ए से शुरू करते बेटा। आई होप अभी समझ में आया बेटा आपको। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए डबल ए बी और सी। अच्छा चलो यार एक बात दिल में हो रही, बता दूं क्या मैं आपको यार? चलो यार इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, एक चीज मुझे बताओ, ये क्लोज नंबर है या सब सेक्शन है, क्या है ये? कैसे पता पड़ा आपको? चलो सेक्शन नंबर 7 ये सब सेक्शन 1 है कि क्लोज 1 है? चलो ये बताओ कैसे पता पड़ता है ये? फर्स्ट ब्रैकेट। चलो चलो ये बताओ, ये सेक्शन 2 यह लिखा है,
सुनो ध्यान से, इधर ध्यान। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि अगर ABCD लिखा हो तो क्लोज है। वैसे ये बात आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो तो आप ऐसे लिख के आओगे तो समझ में आ जाएगा, सामने वाले को आना चाहिए क्लोज है कि सबसेक्शन है, तो क्या करना। पर इंटरव्यू के अंदर लाइफ में बहुत काम आती है बेटा बातें। ओके, सुनना ध्यान से। मालिक, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, अगर ये वाला ABCD लिखा है तो क्लोज होगा। रोमन में होता ना 1 2 3, ये क्लोजेज होंगे। ऐसा नहीं होता है सर। और अगर न्यूमेरिकल 1 लिखा है तो ये सबसेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब क्या होता है वो तुम्हें बताता बेटा मैं। अगर जैसे सेक्शन नंबर 2 लिखा है, सेक्शन नंबर 2 इज जनरली डेफिनेशन अंडर एवरी एक्ट। जनरली यहां क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड फॉलोइंग शेल बी डिफाइंड एज अंडर। मतलब इस एक्ट के पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, सर डेफिनेशन दे रखी बेटा कि फॉलोइंग का मीनिंग ये रहेगा। उसमें यहां दे रखा 1, फिर दे रखा 2, फिर दे रखा 3। तो अगर कोई कॉमन गवर्निंग लाइन है, कॉमन गवर्निंग लाइन है, उसके बाद अगर शुरू हो रहा है तो वह हमेशा क्लॉजेज। क्या है बेटा वो? क्लॉजेज। ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1। यहां बताइए कोई गवर्निंग लाइन है क्या बेटा? 7 और 1 के बीच में कोई गवर्निंग लाइन है क्या बेटा? नहीं, डायरेक्ट 7 सबसेक्शन 1 शुरू हो रहा है। अगर किसी सेक्शन को ब्रेक कर दिया है पूरा ही तो वो सबसेक्शन है बेटा। पर अगर ऊपर एक कॉमन लाइन होती और फिर कुछ शुरू होता तो वो क्या होता बेटा? क्लॉजेज। जैसे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, और फिर यार है ना बेटा, ये क्या है? क्लॉजेज। सर सेक्शन नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा? पहले सेक्शन नंबर 2 की एक लाइन लिखी बेटा, लाइन लिखने के बाद नंबरिंग शुरू हो रही है तो वो क्या है? हमेशा क्लॉजेज। समझे? अगर कोई गवर्निंग लाइन है उसके बाद अगर पॉइंट शुरू हो रहा है तो वो क्या है? क्लॉजेज। भले वो ए हो, 1 हो, ये वाला 1 हो, कुछ भी हो बेटा। अरे क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? यस। सो इन केस ऑफ GST, क्या बोला मालिक? इन केस ऑफ GST ये बोला मालिक। इन केस ऑफ GST क्या, कोई भी एक्ट ले लो, कोई भी सेक्शन ले लो, आपको अच्छा सब रूल हो गया मान लो, रूल नंबर 2 सब रूल नंबर 1 या क्लोज नंबर 1 है, वहां पे भी ऐसे ही होता है बेटा। किसी भी एक्ट में देख लीजिए बेटा आप लोग। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा। अरे क्लियर? पक्का? ओके। तो सर इन केस ऑफ GST क्या बोला बच्चों? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, और उसके बाद में सिंस एक ऊपर कॉमन लाइन आ गई ना, सप्लाई इंक्लूड्स, और फिर ABCD शुरू हो रहा है तो ये क्या है? क्लोज। क्लोज A, डबल A, B और C। क्लोज नंबर A से शुरू करें बेटा हम लोग। तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर A बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्या बोलता मालिक? सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर A बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज। हाँ ये रहा, ठीक है। ये बोल रहा वाह वाह, मतलब ये इरशाद इरशाद कर रहा है बेटा बैठ के। सर सुनना सुनना, GST के अंदर सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ है, एक्साइज भी मर्ज हुआ, वेट भी मर्ज हुआ, बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हुए और 95% ट्रांजेक्शन इसी में कवर हो रहे बेटा। सप्लाई की डेफिनेशन के 95 के 99% ट्रांजेक्शन यहां कवर हो रहे हैं, बाकी सब में तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे बेटा। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज A बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सब कुछ भी कर लो, सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। अभी बोलूंगा मैं, क्लियर? जिस स्पीड से मैंने बोला आपको लग रहा होगा पता नहीं, अभी तक ब्रेक से पहले अच्छा पढ़ा रहा था, अभी क्या हो गया अचानक सर। और इसी स्पीड से आपसे बुलवाऊंगा बेटा मैं। ओके 2 मिनट रुकिए बेटा, और मैं आपको याद भी नहीं करवाऊंगा, ये भी गारंटी मेरी आपसे। ओके सर सप्लाई एक बार मेरे को पहले एक बार बोलने दो पूरा करके, फिर मैं आपको एक एक वर्ड का ऑपरेशन करके समझाऊंगा बेटा मैं। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज। अच्छा पहली बात तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सब सप्लाई में आता है, खत्म बात ही। और आगे भी क्या लिखा? सच एज, सॉरी क्या लिखा मालिक? सच एज। मतलब ये भी क्या है बेटा? एग्जाम्पल से क्या क्या और भी हो सकते हैं बेटा।
Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or service or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. ठीक है सर, ये याद करके आता तो बोल दिया मैंने आपके सामने बेटा, ऐसे आपको लगेगा मेरे को आता थोड़ा बहुत बेटा, अभी ध्यान दे सर, पॉइंट ये इधर ध्यान। सबसे पहला बात, all forms of supplies are covered under the definition of the term supply जिसपे जीएसटी लगने वाला है, such as sale। हाँ जी सेल, सेल इधर ध्यान, इधर ध्यान। ये बोतल मैंने आपको बेच दी, हाँ है ना भाई, ₹410,000 है ना, हाँ बेटा सर। ब्लैक वाटर, हाँ बेटा ब्लैक वाटर नहीं बेटा, ये वो ब्राउन वाला है सर, सुनना। सो सेल, ये गुड्स मैंने आपको बेच दिया है बेटा, इज कॉल्ड सेल। एक्सचेंज, क्या होता है एक्सचेंज? अदला बदली। ये तुम बोल के फिर जिस तरह से देखते हो ना बेटा, और तुम्हारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है डीटी का बेटा, उसको देखते हुए मेरा दिमाग और खराब हो जाता है बेटा सर। सुनना बात को ध्यान से, मालिक एक्सचेंज, पुराना फोन दो नया फोन ले जाओ और इतना डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बेटा, हाँ है ना भाई, होता है ना, क्लियर। एक्सचेंज, जैसे नया मोबाइल फोन है ₹50,000 का, कोई भी कंपनी का पुराना फोन लेके आइए, एक्सचेंज कराइए और ₹40,000 में नया फोन ले जाइए बेटा, हाँ है ना भाई, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज। बार्टर, सर प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया है, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया है, दोनों बर्बाद बेटा सर। सर बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर, समझ मेरी बात। ये सब सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल। सेल को विजुअलाइज करो बेटा, हाँ है ना बेटा। सर मैंने कोई गुड्स आपको बेच दिया, क्लियर, इज कॉल्ड सप्लाई, हाँ है ना बेटा। एक्सचेंज, बार्टर, क्लियर। सर ट्रांसफर, मैंने अपने बिजनेस के स्टॉक अपनी दूसरी ब्रांच पे ट्रांसफर कर दिए या अपने किसी एचओ को ट्रांसफर कर दिए बेटा, है ना, ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई के स्कोप में आता है बेटा, क्लियर। सर फिर लीज, फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो बेटा, यस या नो। सर लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर मैंने आपको यूज करने के लिए लाइसेंस दिया बेटा, लाइसेंस टू यूज दी सॉफ्टवेयर, यस या नो। सर फिर रेंटल, ये क्लासरूम मैंने रेंट पे लिया, कोई मशीन आपने रेंट पे ली बेटा, इसको रेंटल। एंड डिस्पोजल, मैंने अपने बिजनेस के एसेट सारे क्या कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए, ये सब सप्लाई के स्कोप में आते हैं बच्चे। इन सब पे जीएसटी लगने वाला है अगर आगे की कंडीशन पूरी होती है तो बेटा, समझे मेरी बात, क्लियर। एक एक पॉइंट समझ में आया। अच्छा ये सारे एग्जांपल आप देखिए बेटा, ये मैंने आपको बुक दे रखा बेटा, अब जो भी मैंने एग्जाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये लीजिए, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, सबके एग्जाम्पल ये रहे, हाँ है ना बच्चों। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया है ये सब मैंने आपको यहाँ लिख रखे, केवल एक रीड करना है सर, आपको नॉवेल की तरह बच्चों, यहाँ इतना अच्छे से दिल में उतारो बात को कि जब ये बुक पढ़ो तो आपको लगे ही नहीं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको लगे नॉवेल पढ़ रहे हो बेटा। और मेरी गारंटी है सर, आपने अगर इफेक्टिव लिसनिंग यहाँ कर ली, मैंने बोला है आपको सर, रीडिंग इज फ्रॉम आईज, लर्निंग इज फ्रॉम या विजन इज फ्रॉम माइंड, समझे। आप लर्न करके जाओगे, लर्न मतलब याद नहीं करना है, रटना नहीं है बच्चों, विजन बना के जाओ। बुक देखोगे आपको लगेगा ये सर मेरे वर्ड्स यहाँ के याद आएंगे, मेरी गारंटी, विद एग्जांपल, क्लियर। बस आप ध्यान से सुनिए, इफेक्टिव लिसनिंग करिए, सीखिए, समझे। जो लिखना है मैंने सब लिख रखा है आपके लिए बेटा, ओके। इसका समराइज फॉर्म ये रहा सर, ये समरी बुक आपकी मिलने वाली है 2 दिन में आपको, कल ये रहा सर, ये समरी में भी दे रखा मैंने एक्सचेंज आपको, ये सारा, अरे क्लियर, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, हाँ है ना बच्चों, समझे मेरी बात। ध्यान पूरा मेरी तरफ रखिए आप। सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा। व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और when such supplies are made or agreed to be made, मतलब या तो सप्लाई कर दिया
या सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया। आप वो लॉ की लैंग्वेज में जाओ, एग्रीमेंट टू सप्लाई है वो छोड़ो, सिंपल समझो, बहुत टेक्निकल नहीं, इतना आता नहीं मेरे को बेटा, गांव से हूं छोटे से। सर व्हेन सप्लाईज आर मेड, और मैंने सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया यार, आपसे 3 महीने पहले मैंने फीस ले ली थी बेटा, 3 महीने पहले मैंने फीस ली आपसे जीएसटी पढ़ाने के लिए बेटा, मैंने एग्री कर लिया था कि यस मैं सप्लाई करूंगा। अगर मैंने एग्री कर लिया सप्लाई करूंगा तो भी वो सप्लाई हो गया था, मैंने 3 महीने पहले आपकी फीस पे जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है। भले एक्चुअली सप्लाई कब कर रहा हूं मैं, आज। हाँ है ना मालिक, व्हेन सप्लाईज आर मेड, और मतलब अग्रीड का मतलब होता है कि अगर कभी एडवांस रिसीव हो गया तो भी लग गए क्या, जीएसटी। व्हेन सप्लाईज आर मेड, देखो आपने मेरे को एडवांस नहीं दिया होता, मैंने आपको गुड्स या सर्विस सप्लाई कर दी तो सप्लाई हो ही गया, जीएसटी पे करना ही करना है। मैंने अब तक सप्लाई नहीं किया पर आपने मुझे एडवांस दे दिया, क्या दे दिया क्यों बेटा, और मैंने एग्री किया कि यस मैं सप्लाई करूंगा, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ गया। इसलिए एडवांस अगर आप फीस पे करते हो तो उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ता है जब एडवांस आता है तब बेटा। तो 3 महीने पहले आपकी फीस पे जीएसटी हम पे कर चुके हैं, क्लियर। और आगे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर आएगा तब और डिटेल में आपसे बात करूंगा मैं आपसे बच्चा, क्लियर। यहां से टाइम ऑफ सप्लाई में कनेक्ट करूंगा आपके लिए बेटा, उस दिन याद दिलाऊंगा, याद करो मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था आपको ये वाला, हाँ है ना। व्हेन सप्लाईज आर मेड, और आवाज नहीं, व्हेन सप्लाईज आर मेड, और समझ में आया बेटा, एक एक वर्ड समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बाय अ पर्सन, व्हेन सप्लाईज आर मेड, और agreed to be made by a, what do you mean by person? Sir, person includes, हाँ person means नहीं है, person includes individual, HUF, partnership firm, AOP, BOI, society, cooperative society, body corporate, sir artificial juridical person, central government, state government, union territory, local authority, सब कुछ are covered under the scope of the term, इसलिए सब पे जीएसटी लगता है रे, हाँ है ना भाई। सोचिए अब इसको भी अगर गवर्नमेंट ने पर्सन की डेफिनेशन से कोई ढंग से नहीं ड्राफ्ट करी होती और इसमें पर्सन के स्कोप से अगर कोई बाहर निकल जाता तो वो जीवन में कुछ भी करे जीएसटी नहीं लगता। इसलिए हर एक टर्म बहुत शिद्दत से डिफाइन करी हुई बेटा, हर एक पर्सन कवर किया है इसके अंदर, कोई छोड़ा नहीं बेटा इन्होंने। हाँ कोई एक्सेप्शन होता तो मैं आपको बताता भी, इसमें सब कुछ कवर है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं बेटा, सब कवर है सर, कुछ याद नहीं करना बेटा। हाँ है ना मालिक, क्लियर। बाय पर्सन फॉर अ, आवाज नहीं, फॉर अ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सप्लाई शुड बी फॉर अ, आवाज नहीं आ रही मालिक, सप्लाई शुड बी फॉर अ, व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन, हाँ समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, मैंने तेरे लिए किया तूने मेरे लिए क्या किया। अगर तुम ऐसा किसी को बोलते हो मतलब प्यार नहीं, वो सौदा है ना, समझे मेरी बात बच्चों। सर और जीएसटी लग जाएगा बच्चे यहाँ पे डिपेंड्स सर, समझे ओके 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 सर, इट शुड बी फॉर अ, अब मेरे को इस पे डिस्कशन करना है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे मेरे को, पर एक वर्ड पे डिस्कशन करूंगा मैं, ओके प्लीज सर। आपका माइंड के तार पूरे हिला दूंगा बेटा मैं, उस लेवल से डिस्कशन करना मेरे को, ओके, ताकि लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर अपने आप आपका आएगा, मेरी गारंटी सर आपसे। क्वेश्चन तो बहुत छोटी बात है सर। सर सप्लाई शुड बी फॉर अ, मतलब इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, कुछ पाने के लिए कुछ किया, मतलब वो क्या है, सप्लाई। योर इंटेंशन, मेरे एक एक वर्ड को सुनना बेटा ध्यान से, क्योंकि मैं आ रहा हूं आपके क्वेश्चन को लेके बेटा। क्वेश्चन मतलब सर अभी एग्जांपल बनेंगे, आंसर आप देंगे बेटा, मैं पहले बेस क्लियर कर रहा हूं बेटा। सर कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, योर इंटेंट शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन, क्या बोला सर, योर इंटेंट शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। आपने सप्लाई क्यों किया, फॉर अ कंसिडरेशन, प्लीज सर है ना, मैं कोई बात को अगर 5-6 बार रिपीट करता हूं ना सर तो ये मत समझना क्या पका रहा है,
क्योंकि अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें उस पॉइंट जब तक दिल में नहीं उतरेगा आंसर नहीं आएगा। क्लियर? तो सरकार, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के लिए अगर आपने काम किया तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई। चलिए, मान लो आप किसी मंदिर गए बेटा, मंदिर मस्जिद जो भी आप मानते हो बेटा। सरकार, आप मंदिर मस्जिद गए, भगवान के भोग लगा और 100 रुपए दान पेटी में दान किए। भगवान, कम से कम जीएसटी में तो ध्यान रखना सर। साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अरे तुम मेरे पे ध्यान दो। मालिक, आपने 100 रुपए डोनेट किए, भगवान वाला जा बेटा जीएसटी पार लग जाएगा तेरा, तथास्तु, मंगल आ गया। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या आपने भगवान को कोई फीस दी है? भगवान ने अगर आपको खुश किया तो क्या फीस लगेगी? क्या है? इज इट अ फीस? क्या भगवान ने कोई काम किया तो फीस के लिए किया है? इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? इट्स नॉट सप्लाई एट ऑल, नो जीएसटी विल बी चार्ज। पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सर, क्वेश्चन नंबर 2, अगर वही मंदिर, वही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाला है जहां बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आने वाले हैं और वहां पे लोगों का बहुत भीड़ आने वाला है साहब, कुंभ का मेला होने वाला है, और उस मंदिर वालों ने बोला अगर आपको आपकी कंपनी की मार्केटिंग करनी हो तो आप अपना बोर्ड यहां लगा देना, बस हमको 10 लाख रुपए दे देना। अगर आप 10 लाख रुपए दोगे, बात को पूरा सुनिए बेटा, अगर आप 10 लाख रुपए दोगे तो हम आपके बिजनेस का साइन बोर्ड, नेम प्लेट बिजनेस की यहां पे सर हैंग कर देंगे ताकि आपका मार्केटिंग होता रहे। पर 10 लाख रुपए दोगे तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। आपने 10 लाख रुपए दिए, उन्होंने यहां मार्केटिंग किया, बताओ मंदिर ने किया, अब बताओ कंसिडरेशन है कि नहीं बेटा? इज इट सप्लाई और नॉट? यस, ये सप्लाई है और जीएसटी लगेगा। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, मान लो, ढंग से आवाज नहीं रही, मान लो, अच्छा एग्जाम्पल मजा आ रहा है बेटा, आंसर आप दे रहे हो ना बेटा। देखो मैंने कानून लिख दिया, मतलब मैंने तो क्या लिखा है, सरकार ने लिखा है, मैंने पढ़ाया आपको, केवल डायरेक्शन दी मैंने आपको, सोच आप रहे हो बेटा, मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं, और ये अगर आपने कर लिया काम हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर सर? और अगर आप देखो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर दे रहे हो तो सोचिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हो गया ना काम अपना बेटा यार। नहीं, आपका माइंड शुड बी एनालिटिकल माइंड यार। कोई क्लाइंट आपसे बुक लेके नहीं आएगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये पूछेगा क्या? आप बताओ ना, क्या स्टडी मटेरियल लेके आएगा क्लाइंट कि इसका आंसर बताओ, आप सीए बन गए ना, बताओ मुझे इसका आंसर, ऐसा पूछेगा क्या? वो उसके बिजनेस का केस आपके सामने लाएगा, आपको लॉ अप्लाई करना आना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर, दैट्स इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, समझे? उसी एंगल से पढ़िए आप। सरकार, मान लो सर किसी मंदिर में आपने 10 लाख रुपए डोनेट किए बेटा, डोनेट किए बेटा किसी की मेमोरी में बेटा, होता ना कई बार हम करते हैं यार। क्लियर? उन्होंने जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, फिलैंथ्रोपिक बेटा, हाँ है ना भाई, कि जस्ट टू शो देयर थैंक यू बेटा, एक तरह से उन्होंने, होता ना रूम के बाहर नाम लिख देते बेटा, या डोनर्स की लिस्ट का नाम लिखते बेटा, हाँ है ना, उन्होंने आपका या आपके फैमिली मेंबर का जो भी है उसका नाम इन द मेमोरी ऑफ श्री 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 XYZ नाम लिख दिया, हाँ है ना। क्यों? 10 लाख रुपए दिए इसलिए। अब बताओ क्या वो सप्लाई है क्या? नहीं, नाम लिखा ना, आवाज नहीं, क्या नाम लिखा ना उन्होंने सर, बट क्या वो फॉर अ कंसिडरेशन नाम लिखा है बेटा? हाँ, बिजनेस का मार्केटिंग कर रहे होते तो दैट वाज फॉर अ कंसिडरेशन। इंटेंशन शुड बी टू अर्न द कंसिडरेशन। गिफ्ट और कंसिडरेशन फर्क है बेटा। केवल मनी देख के जीएसटी नहीं लगा सकते आप बेटा। केवल बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है इट डजंट मीन कि वो सप्लाई है। केवल बैंक में अगर पैसा आ रहा है इट डजंट मीन कि वो कंसिडरेशन है। इट मे बी गिफ्ट ऑल्सो, इट मे बी डोनेशन ऑल्सो। सर इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही यार? आवाज नहीं आ रही ओए? अरे पक्का 100%? गुड। इट शुड बी फॉर अ, इट शुड बी फॉर अ
कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। सर मान लो हमने यहां पर आपसे पढ़ाने की फीस ली बेटा, तो पढ़ाने के लिए कंसिडरेशन लिया बेटा हमने, तो हमने कोचिंग सर्विसेज दिए फॉर बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? बिल्कुल है सर। पर मान लो हमने ये लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री डाल दिए बेटा, आर वी चार्जिंग एनी कंसिडरेशन फ्रॉम यू ऑल गाइज? नो। आर वी टीचिंग फॉर अ कंसिडरेशन? नो। नो कंसिडरेशन रिसीव्ड, नो सप्लाई एट ऑल बेटा। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर? डन। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों आपको? क्लियर? डन। अभी जो मैंने मंदिर वाला एग्जांपल दिया ना बेटा आपको, ये एक सर्कुलर था बेटा जो सीबीएसई ने इश्यू किया बोर्ड ने। आप मुझे बताओ, सर्कुलर मैंने आपको पढ़ाया है कि आपने उस सर्कुलर को सॉल्व किया है? दैट शुड बी योर अप्रोच, है ना? क्लियर? तो कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। क्विड प्रो क्यो, है ना सर? इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है, किसके लिए आपने काम किया। क्लियर? समझे मेरी बात? कंसिडरेशन में बी इन मनी, में बी इन काइंड, समथिंग इन रिटर्न। बिल्कुल सही बोला था आपने बेटा। ठीक है? तो आपने जो काम किया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ का, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। आपके दिल से पूछना, ट्रांजैक्शन को डिफाइन करना, दिल से पूछना इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? आपका दिल कहता है यस सप्लाई, नो नो सप्लाई। हाँ ना सर? आवाज नहीं आ रही? अरे क्लियर? गुड। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or service or both, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a तो एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे यार, मान लो आपके घर पे कोई पेंटिंग हैंग करी हुई पुरानी बेटा, दादाजी के टाइम की। अब पुरानी पेंटिंग है बेटा, आपको लगा कि अब पैसे की जरूरत है बेटा, आपने उस पेंटिंग को बेच दिया, ₹1 लाख आए। घर की पेंटिंग बोल रहा हूं, बिजनेस की पेंटिंग नहीं बोल रहा बेटा। इज इट सप्लाई? क्यों? गुड्स बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन। नहीं, इंटेंशन ना पैसे लेने की बेटा आपकी, वरना क्यों बेचते आप बेटा? कंसिडरेशन तो है। अगर केवल इतना ही सप्लाई होता तो सोचिए आपने अपने पर्सनल लेवल पे कोई भी काम किया तो लग गया जीएसटी बेटा। हाँ है ना बेटा? इसलिए वर्ड ऐड किए क्या? इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। सर ये घर की पेंटिंग आपने बेची है, पुरानी पेंटिंग बेची जो आपके पर्सनल एसेट्स थे, बिजनेस के एसेट्स नहीं थे, ये अगर आपने बेचे तो ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। ऑल्दो इट इज फॉर अ कंसिडरेशन बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा? हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? गुड। तो सर सप्लाई, यही पेंटिंग अगर आपने बना के बेचा होता, यही पेंटिंग आपने बना के बेचा होता, बताओ क्या था बेटा? सप्लाई के स्कोप में आता, क्योंकि एक तरह से पेंटिंग बना के बेचना आपका बिजनेस हो गया बेटा एक तरह से। और बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए बेटा, बिजनेस में भी स्मॉल ऑल्सो यार, जरूरी नहीं उसमें बहुत सारी पेंटिंग बना के बेचता हूं। हाँ है ना? बिजनेस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज नॉट एसेंशियल कि वहां पे क्वांटिटी होनी चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे बी आउट ऑफ वोकेशन ऑल्सो बेटा। बना के बेची ना बेटा, सप्लाई के स्कोप में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो सर आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, साल में कभी 2-3 पेंटिंग बना के बेचता हूं बेटा मैं, ये भी बिजनेस के स्कोप में आता है और उस पर भी जीएसटी लगेगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पेंटर, पर बना के बेच रहा हूं मतलब टू अर्न द कंसिडरेशन, ये मेरा बिजनेस हो गया ना यार एक तरह से यार। क्लियर? इसलिए सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा, भले मेरा प्रॉफिट का इंटेंशन हो ना हो, वी डोंट केयर बेटा, क्योंकि जीएसटी इज नॉट ऑन प्रॉफिट बेटा। है ना? कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर का मैंने एग्जांपल दिया बेटा, मंदिर इज नॉट फॉर प्रॉफिट बेटा, पर उसने अगर मार्केटिंग के लिए आपका एड हैंग करने के लिए, आपका होर्डिंग लगाने के लिए उसने पैसे लिया, वो सप्लाई के स्कोप में आता है।
हाँ है ना भाई, अरे क्लियर। ओके तो सर मान लो दीपिका पादुकोण ने अपने घर की ओल्ड ज्वेलरी बेची बेटा, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा? आवाज नहीं आ रही ओए, नहीं आएगा। ऑल द गुड्स बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, हर बिजनेस। अरे क्लियर मालिक, पर यही ज्वेलरी के शोरूम वाले ने ज्वेलरी बेची होती तो बेटा क्लियर। अच्छा यही अगर मान लो आपने अपनी घर की पर्सनल कार बेची है, नो सप्लाई, पर यही बिजनेस की कार जो थी जिसका डेप्रिसिएशन आप बिजनेस में ले रहे हो वो बेची होती तो यस सप्लाई के स्कोप में आता। भले कार बेचना आपका बिजनेस नहीं है, पर बिजनेस का एसेट बेचा तो वो भी बिजनेस के स्कोप में आता है बेटा। क्या बोला सर? बिजनेस का एसेट बेचा तो वो भी बिजनेस के स्कोप में आता है। शायद मेरी बातें आप तक पूरी पहुंच गई बच्चों, पूरी क्लियरिटी के साथ पहुंची बेटा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए खत्म होता है। अब शायद मजा आया बेटा बात में आपको, एक बार वापस बोल दे बेटा आप लोग। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ when such supplies are made or agreed to be made, मतलब एडवांस आया है, for a by a person, सारे लोग कवर इसमें, for a consideration plus it should be in the course or furtherance of his business, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। सेल मतलब समझते हो बेटा, मैंने गुड्स बेचा आपको। एक्सचेंज पुराना फोन याद आया बेटा, बार्टर प्योर एक्सचेंज, ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर किया बेटा मैंने, लीज फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो बेटा, सर लाइसेंस सॉफ्टवेयर वगैरह लाइसेंस पे लिया बेटा, सर रेंटल ये क्लासरूम हो गया, मशीन हो गया रेंट पे लिया, और डिस्पोजल बिजनेस के एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिए बेटा। हाँ है ना भाई? व्हेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड, एडवांस है कि तो भी लग गया जीएसटी बेटा, क्योंकि सप्लाई के स्कोप में आ गया। बाय पर्सन सारे लोग कवर है बेटा इसके अंदर। क्लियर सर? फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो सप्लाई है वरना सप्लाई नहीं है। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, यस या नो? पक्का मालिक? क्लियर? ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ओके क्लियर डन। ये था आपका क्लोज नंबर ए, कि कंसिडरेशन भी होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए बेटा। क्लोज नंबर डबल ए, ये क्या बाद में इंसर्ट किया बीच में बेटा? ए के बाद नॉर्मली क्या होता है? कोई डाउट बेटा? ए के बाद नॉर्मली क्या होता है? बी ना, ऐसे बीच में कभी आप सब सेक्शन ये देख लो, डबल ए बी, ये बीच में बाद में इंसर्ट किए गए बेटा। गवर्नमेंट को लगा कि यार ये ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए, ये लो साहब, डिस्प्यूट हो गया मार्केट में, इसलिए उसको क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया और बोलता है क्या? अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो अलग अलग पर्सन कहलाएंगे। उन्होंने अगर आपस में कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, ये तो मैंने कल बोला है। बताऊं? मान लो हम सबने मिलकर एक क्लब बना दिया, फ्रेंड्स क्लब। हूं तो कर लो कम से कम। हम सबने मिलकर एक क्लब बना दिया, नाम क्या है? फ्रेंड्स क्लब। अब ये क्लब करेगा क्या बेटा? पार्टी करेगा बेटा। पार्टी के पैसे कहां से आएंगे बेटा? ऑब्वियसली सर, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं सर, अभी तो आप ही दोगे सर। हाँ है ना भाई? विजय सर देंगे बेटा, तो लगता है ले लेंगे। और सर सुनना बात को ध्यान से सर, डीके सर बेटा, हाँ वो फिर भी विलाय कर सकते हैं सर। अभिषेक सर बेटा अपने का क्लब तोड़ देंगे बेटा सर। सर सुनना बात ध्यान से सर, सुनना वो भाई मालिक, हाँ क्लब बना दिया सर हमने। अब सर एवरी मंथ हमने डिसाइड किया कि हम सब मिलेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, माहौल बनाएंगे, जीएसटी के जो भी अपडेट होंगे वो सब अपडेट भी कर लेंगे, और सर जो डिस्कशन करना हो कर भी लेंगे, और सबका एक मीटिंग भी हो जाएगा और मिलना जुलना हो जाएगा और मजा आ जाएगा जीवन में सर। अब हमने डिसाइड किया कि सर एवरी मंथ मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, डिनर करेंगे, पैसे कैसे आएंगे? सब लोग कॉन्ट्री करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सब लोग कॉन्ट्री करेंगे। हाँ है ना? दैट कॉन्ट्री इज कॉल्ड मेंबरशिप फी। और क्या है? दैट कॉन्ट्री इज कॉल्ड मेंबरशिप फी। अच्छा, आप मेंबरशिप फी क्यों पे कर रहे हो?
क्योंकि क्लब आपको सर्विसेज दे रहा है ना, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और अगर यही क्लब ने गुड्स बेचे होते, क्या बेचे होते बेटा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आता बेटा। अरे है ना। अच्छा, अब मान लो हमने क्लब तो बना लिया, अब हर महीने ये काम करेगा कौन? सबको बुलाना, मैसेज करना, वेन्यू डिसाइड करना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ये काम करेगा कौन साहब? तो हमने क्या किया, 2 मेंबर्स ऐसे थे जो इन्होंने बोला कि सर ये काम हम कर लेंगे, बस महीने के 10,000 रुपए चार्ज करेंगे हम। भाई अपना टाइम डिवोट करेंगे ना उस काम के लिए यार, समझे मेरी बात? सर तो 10,000 रुपए, दीज 2 पीपल आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब बेटा। भले वो मेंबर है तो मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब। अच्छा, क्लब में जब पार्टी होती है तो गुड्स भी काम आता है कुछ, वो गुड्स आप बेचने वाले हो क्लब को बेटा, भले आप मेंबर हो, बट यू आर सप्लाइंग द गुड्स टू क्लब फॉर अ कंसिडरेशन बेटा, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां है ना भाई, तो मेंबर क्लब को सप्लाई करे या क्लब मेंबर्स को सप्लाई करे, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ है ना भाई। अब सुनना बेटा, कोई टफ पॉइंट था क्या बच्चा? एक्चुअली अब आप बोलेंगे यार इसको इंसर्ट ही किया, थोड़ा बैकग्राउंड सुनना बेटा। मालिक क्या हुआ, जब हम लोगों ने क्लब बनाया, इसका कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी भी है बेटा ये। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग जो कॉन्ट्री कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं। तो क्लब जो सर्विस दे रहा है किसको दे रहा है? हमको दे रहा है। क्लब कौन है? हम ही तो है। तो खुद ही खुद को हम सर्विस दे रहे हैं, खुद ही खुद को कंसिडरेशन दे रहे हैं, वी आर द सेल्फ पर्सन। तो हम तो 2 अलग अलग पर्सन है ही नहीं। जब 2 अलग अलग पर्सन है ही नहीं तो आप जीएसटी लगा ही क्यों रहे हो साहब? तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला दिमाग खराब मत कर। क्या बोला? क्या बोला गवर्नमेंट ने? दिमाग खराब मत कर, ये सप्लाई है। हाँ है ना। हाँ, क्या पड़ेगा? अरे एक रेप्टा पड़ेगा, जीएसटी लगेगा। और बोल दिया क्या कि सर अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी एक्ट, किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो वी डोंट केयर, किसी भी जजमेंट में कुछ भी लिखा वी डोंट केयर। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपीबीवाई और उसके मेंबर्स 2 अलग अलग पर्सन कहलाएंगे, 2 सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। और इन्होंने अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स का है, सप्लाई ऑफ सर्विस का, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। दैट्स इट। समझे मेरी बात? भले पेमेंट जो रहा है वो कंसिडरेशन जो आप दे रहे हो वो कैश में दे रहे हो, डेफर्ड पेमेंट में दे रहे हो, या एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन में दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। बोलो यस सर। अच्छा, क्लब के एक मेंबर ने क्लब के दूसरे मेंबर को सर्विसेज दी है बेटा, या क्लब के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को गुड सप्लाई किया बेटा, तो 2 मेंबर अगर आपस में गुड्स बेच रहे बेटा एक दूसरे को फॉर अ कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्या गलत है इसमें? हाँ है ना भाई। तो जस्ट ये क्लेरिफाई करने के लिए, डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। यस या नो? पक्का? अच्छा ए बच्चे, मान लो अब हमारे क्लब ने सर इतनी पार्टी कर ली कि सब लोग अब आपस में इतना ट्रस्ट करने लगे एक दूसरे पे कि मजा आने लग गया जीवन में, ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया बेटा। तो अब हमने सोचा एक काम करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं। पुणे के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का बेटा। हम मान लो 100 मेंबर से सब लोग 1-1 करोड़ रुपए कॉन्ट्री करेंगे, पर दैट इज नॉट अ मेंबरशिप फी, दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या है बच्चा वो? हाँ है ना मालिक। तो वो क्या आपने कोई सर्विस फीस दी है क्या? तो यहां बोला गया है कि अगर वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। क्या है बेटा वो? इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? समझे आप मेरी बात बच्चों? हाँ है ना भाई। ओके, तो सर मैं यहां पे डिफाइन करता था आपके लिए अच्छे से, ये रहा। अच्छा, एओपीबीओई का फुल फॉर्म क्या है जो कुणाल ने लिखा है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या कोई सोसाइटी मान लो, क्लब मान लीजिए, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर बेटा। हाँ है ना भाई। ओके बच्चे, सर सुनना ओके सरकार सुनना बात को ध्यान से, कि अगर कोई क्लब, जैसे हम सब ने मिलके सर फ्रेंड्स क्लब बना लिया, हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी होती है ना बेटा घर पे, वो हो गई, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, सर जैसे यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं वहां पे जो बिजनेस होता है उनकी कोई एसोसिएशन बनी हुई बेटा, सर जो बिजनेस हाउस होते हैं बेटा, जैसे प्रेस्टीज पॉइंट की अपनी अपनी एक सोसाइटी बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब इसमें आ गए बेटा। इन्होंने मेंबर्स को सर्विसेज दी है और मेंबर से कंट्रीब्यूशन लिया है। क्या लिया बेटा इन्होंने? आज भाई आप समझो सोसाइटी मान लो कोई,
आपकी घर की सोसाइटी देखना बेटा आप लोग, या यहां पर प्रेस्टीज पॉइंट की सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जहां पे आप बिजनेस करते हो, वहां देखना। सर आप शॉपिंग मॉल में भी जाते होंगे बेटा, मॉल में तो मॉल की भी एक सोसाइटी बनी होती है बेटा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है ना बेटा, दिन रात वहां सफाई भी होती है बेटा पूरे मॉल में बेटा। ये कौन कराता है? कोई दुकान वाला कराता है क्या? मॉल वाले कराते हैं। मॉल वाले कौन है? सारे दुकान वालों ने मिलकर अपनी सोसाइटी बना रखी बेटा, वो सब मिलके कॉन्ट्री करते हैं, तब जाके सोसाइटी सिक्योरिटी वाले को अपॉइंट करती है, हाउस कीपिंग वालों को अपॉइंट करती है बेटा, हाँ है ना। तो सर एक तरह से सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेंबर्स, की क्लीनिंग हम करा देंगे, सिक्योरिटी हम करवा देंगे, लिफ्ट मेंटेनेंस हम करवा देंगे साहब, हाँ है ना। उसके लिए जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उसको बोलते हैं कैश कॉल। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? ये टेक्निकल, अब देखो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया बच्चा, पर जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वो भी आपको समझ में होंगे बेटा। कई बार एग्जाम में टेक्निकल वर्ड आ गए तो, इसलिए वो टेक्निकल वर्ड लैंग्वेज याद नहीं करनी है, वर्ड तो समझना पड़ेगा ना बच्चे। सर जो कंट्रीब्यूशन मेंबर देते हैं क्लब को उसको बोलते हैं क्या? कैश कॉल। क्या बोलते हैं बच्चे? कैश कॉल। अरे क्लियर? अब वो कैश कॉल अगर रेवेन्यू इन नेचर है बेटा, क्या है मालिक? रेवेन्यू मतलब खर्चा है, एक तरह से इनकम है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, सप्लाई के स्कोप में आएगा। जैसे मेंबरशिप फी हो गया, क्या हो गया बेटा? जैसे मेंबरशिप फी। पर अगर वो कैश कॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि हम सब मिलके 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे बेटा, 1 CR इन्वेस्ट करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई, तो ऐसे केस में वो क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो रिफंडेबल अमाउंट है, वो कोई मेंबरशिप फी नहीं है बच्चों। तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा? सर प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी कहलाएगा। आपने जैसे बैंक में एफडी कराई, बैंक में एफडी कराई, तो क्या आपने कोई सर्विस फीस दिया है क्या? वो पैसा तो आपका ही ना यार, दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी। आपने किसी को लोन दिया, 1 करोड़ रुपए उधार दिए आपने, तो क्या सर्विस फीस दी क्या किसी को? दैट इज कॉल्ड प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी, मनी दिया एक तरह से। तो वही आपने मनी कंट्रीब्यूट किया है, ये कोई फीस नहीं है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपका, इसलिए ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। इट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल बेटा। पर जो रेवेन्यू नेचर वाला होता है, जो मेंबरशिप फी होता है, एग्जांपल लिख देता है यहाँ पे मैं, वैसे मैंने बुक में लिखा है आपके लिए। एग्जांपल मेंबरशिप फी, अगर मैंने आपसे मेंबरशिप फी चार्ज की, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही ओए? अरे क्लियर? डन। तो यहां तक पॉइंट समझ में आया कि आपको बच्चों? क्लियर? तो इन केस ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई, क्लब, सोसाइटी, जॉइंट वेंचर्स, सर इन्होंने मेंबरशिप फी लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। गुड्स बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आएगा। मेंबर ने क्लब को सर्विस दी है, मेंबर ने क्लब को गुड्स बेचा तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। कुल मिला के दोनों को 2 सेपरेट पर्सन मानना है। क्या मानना है बच्चा आपको? 2 अलग अलग पर्सन है, सेल्फ सर्विस नहीं माना जाएगा। अच्छा, घर पे जैसे मैं आपको जीएसटी पढ़ाया है, बुक बनाने से पहले अमेंडमेंट में सारे पढ़ता हूं बेटा, उसके बाद समझ के फिर बुक में इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो मैंने खुद ने खुद को पढ़ाया, अमेंडमेंट बहुत भारी था बेटा, जबरदस्त अमेंडमेंट है यार, बहुत भारी, मजा आ गया, लो 10,000 रुपए जीएसटी जमा कराओ, ऐसा है क्या? खुद ने खुद को पढ़ाई, जैसे सप्लाई सर्विस क्या? पर क्लब ने सोसाइटी को सर्विस, क्लब ने मेंबर को सर्विस दी तो सर्विस है बेटा, सप्लाई है, ये कहना चाह रहा, वो सेल्फ सर्विस नहीं है सर। क्लियर? क्लब और मेंबर 2 अलग अलग पर्सन कहलाएंगे। कोई खास बात? चलिए, तो सर ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA। कोई खास बात? कोई खास बात? ओके सर, जय भाई, जय चिराग, जय छग, समझ में आया बेटा आपको? अरे क्लियर? ठीक। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई, सप्लाई, जय जानवी, समझ में आ रहा बेटा आपको? अभी क्लियर? ओके। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला मालिक? इन केस ऑफ जीएसटी कोई भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा अगर वो सप्लाई के स्कोप में आता है तो। और सप्लाई के स्कोप में क्या आता है? वो सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 हम पढ़ रहे हैं, वो बोलता है कि सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हाँ है ना भाई? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? सेकंड, क्लोज नंबर AA बोलता है कि अगर किसी भी सोसाइटी या क्लब ने अपने मेंबर से कोई फीस लिया है या मेंबर ने क्लब से फीस लिया तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। दोनों को 2 सेपरेट पर्सन मानने का है बेटा, यस या नो? ओके। क्लोज नंबर B, क्लोज नंबर B। अच्छा, क्लोज नंबर AA तो बीच में इंसर्ट किया गया बेटा, क्लोज नंबर AA को एक बार हटाइए बेटा। क्लोज नंबर A क्या था बेटा? वापस बोलना बेटा। सप्लाई शुड बी फॉर अ
आवाज नहीं, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, तो सप्लाई होगा वरना सप्लाई नहीं होगा। कंसिडरेशन भी होना चाहिए प्लस बिजनेस के लिए भी होना चाहिए बेटा। पर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी, क्या इंपोर्ट करी बच्चा आपने? पर अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, भले वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, बिजनेस के लिए हो या ना हो। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है, क्या इंपोर्ट करी बच्चे आपने, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा, जीएसटी, बट इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो एनीवेज क्या लगता है बेटा, कस्टम्स, और कस्टम के साथ में क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। वो मेरा पॉइंट अभी है ही नहीं बेटा, वैसे भी कस्टम के साथ में लगता है बेटा वो। यहाँ पे हम पढ़ रहे क्या, सर्विसेज का पॉइंट, सर्विस के लिए वो क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ, भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई के स्कोप में आएगा। एग्जांपल दू बेटा मैं, देख क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लोज में बी क्या बोलता है, कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए हो या ना हो, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा, netflix.com, मालिक मान लो, अच्छा से नहीं मान रहे, मान लो, गुड सर, क्या नाम, कृष्णा, करेक्ट सर। मान लो कृष्णा भाई, आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब की बेटा, और खास बात पेड सब्सक्रिप्शन था बेटा, फ्री वाले नहीं बेटा। सर नेटफ्लिक्स तुम्हारी सोच को एक डायरेक्शन दो बेटा। सर अब आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से आपने वीडियो सब्सक्राइब किए बच्चे, हाँ है ना भाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ, क्या बिजनेस लिए था बेटा, सर भले बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब क्या लगेगा, जीएसटी। अरे क्लियर, समझे मेरी बात, 100% डन। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ, गूगल पे आपने सर्च किया, फ्री सर्च था बेटा, कुछ फीस लिया उसने बेटा, नो सप्लाई, नो जीएसटी, हाँ है ना भाई। अगर आपने फ्री वीडियो देखे बेटा, चलो कोई कंसिडरेशन दिया बेटा आपने, समझे मेरी बात, कुछ नहीं दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बट नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई एट ऑल। सोचे ना, आप खुद देखिए ना यार, आप अपने ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हो खुद, वहां से देखो ना यार, आप डिफाइन करके, सर क्या आपने कोई जीएसटी पे किया, नहीं, पर नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखना उसमें जीएसटी होता है बेटा, समझे मेरी बात। और हाँ सर, अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर अ कंसिडरेशन, भले वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बेटा, जीएसटी। अब ये मत पूछना कि कौन जीएसटी पे करेगा, आगे जाके बात करेंगे बेटा, हाँ है ना। यहाँ पे अगेन जो सर्विसेज इंपोर्ट करा वो अगर एंड कंज्यूमर है, कौन है बेटा, अगर तो नेटफ्लिक्स को इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसी को टैक्स पे करना, उसी को पे करना, और उसी को पे करना है बेटा, एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज। नेटफ्लिक्स इज सप्लायर ऑफ सर्विस ना बेटा, है उसी को टैक्स पे करना बच्चा, हाँ है ना भाई। पर ये प्रोविजन आगे आएंगे तब बात करेंगे हम लोग बेटा। यहां तक क्लियर है कि आपको, आवाज आ रही हो, क्लियर, डन। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या बोला मालिक, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर मालिक, पक्का, डन। फ्री सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है, क्लियर, डन। सर वापस देखना, क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बेटा, कंसिडरेशन भी होना चाहिए प्लस बिजनेस के लिए भी होना चाहिए बेटा। क्लोज नंबर बी क्या बोलता है, कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए हो या ना हो, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज नंबर सी पता है क्या बोलता है, कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई होगा, अगर वो ट्रांजेक्शन क्लोज नंबर सी में कवर होता है। और क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, रेफर करो शेड्यूल नंबर 1। क्लोज नंबर ए क्या था वापस बोलना, कंसिडरेशन प्लस बिजनेस। क्लोज नंबर बी कोई बात नहीं, बिजनेस हो या नहीं हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ। और क्लोज नंबर सी क्या बोलता है, कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है वो भी सप्लाई होगा, अगर वो ट्रांजेक्शन कहां कवर है, शेड्यूल नंबर 1 में।
अब क्या पढ़ेंगे हम? शेड्यूल 1 में 4 पैराग्राफ दे रखे बेटा, 4 पॉइंट, 4 पैराग्राफ समझ लो सर आप, क्लियर। और वहां लिखा है क्या, ये 4 पैराज में जो भी ट्रांजेक्शंस कवर है वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? शेड्यूल नंबर 1, पैरा नंबर 1। यहां तक बात समझे क्या? क्लियर। अच्छा, ऑनलाइन जो बैठे हैं आदित्य, कुणाल भाई, ध्यान दो इधर। सर ये तो पता नहीं रशिया वशिया पहुंच गया बेटा, ध्यान दो, ध्यान इधर। सरकार मान लो उसे क्या, आप मजे लो पर कॉन्सेंट्रेशन लूज मत करो बस। सरकार इन केस ऑफ जीएसटी जितने मजे कराने में करा दूंगा बेटा आपको, पर उसके बियॉन्ड गए तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा आपके। ओके सर। अच्छा मैं एग्जांपल वही दूंगा जो रिलेवेंट है आपके लिए, हंसी भी आएगी आपको, मजा भी आएगा और उसकी वजह से याद भी रहेगा बेटा आपको, ठीक है। पर उसको एक्सटेंड कर देना अगर आपने तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान देना। सरकार क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? शेड्यूल नंबर 1, जहां पे 4 ट्रांजेक्शंस दिए हुए, 4 पैरा दिए हैं जहां पर सप्लाई होगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर। क्या बोला मालिक? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मैं तुम्हें समझाता हूं, समझ में आएगा वरना नहीं आएगा ऐसे। अभी तो लाइन बोली ही मैंने। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड इज सप्लाई ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। ओके समझाऊं मैं बेटा? मान लो, गुड, अच्छा एग्जांपल दूं बेटा ताकि लॉजिक समझ में आ जाए आपको कि आखिर ऐसा क्यों लिखा, वो बता दूं मैं आपको। क्यों लिखा अगर समझ में आ गया तो क्या लिखा अपना समझ में आ जाएगा बेटा आपको। चलिए मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप परचेज किया। हाँ सर, मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप परचेज किया, इट इज माय बिजनेस असेट। उसके परचेज में मैंने जीएसटी पे किया बेटा, उस जीएसटी का मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, आई अवेल्ड द आईटीसी बेटा। अच्छा गवर्नमेंट ने मेरे को आईटीसी क्यों दिया बेटा? क्योंकि वो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा बेटा। हाँ है ना भाई, कोई खास बात? अब मैंने बिजनेस के लिए तो यूज नहीं किया और उसको किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई। अब आप मुझे बताओ, सरकार ने ये विश्वास रख के मेरे को जीएसटी का क्रेडिट दिया था कि वो लैपटॉप को मैं यूज करूंगा फॉर माय बिजनेस पर्पज। हाँ है ना। क्या मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज किया बेटा? आवाज नहीं आ रही है। क्या किया मैंने बेटा? डोनेट कर दिया। क्या मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए? क्या मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए? फिर मैंने आईटीसी लिया था ना बेटा, इसलिए वो लैपटॉप जो मैं डोनेट करूंगा ये मान लेंगे मैंने उसको क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। सप्लाई कर देते क्या मानेंगे उसको? जीएसटी लग जाएगा बेटा। अब वो सेल पे जीएसटी लगेगा तो वो क्रेडिट जो है वो ऑटोमेटिक यूज आ जाएगी ना बेटा यार। वो एक तरह से क्रेडिट ऑटोमेटिक नहीं लोगे बेटा मेरी। भाई 10 लाख का मैंने आईटीसी लिया और 10 लाख का मेरा लायबिलिटी आ गया बेटा, तो एक तरह से नील हो गया ना बेटा यार। हाँ है ना भाई। सर वापस सुनना, मैंने क्या किया, 10 लाख का क्रेडिट लिया जो मेरे को नहीं लेना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब मैंने लैपटॉप डोनेट किया तो 10 लाख की मेरी लायबिलिटी बढ़ा दी बेटा। ये मान ली कि मेरी सेल हो गई बेटा, और सेल पे अगर लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो लायबिलिटी को पे कैसे करते हैं बच्चे? 14 की लायबिलिटी कैसे पे करते? 10 का क्रेडिट यूज करते। तो एक तरह से मेरा क्रेडिट जो डेबिट था वो नेगेटिव हो गया ना, रिवर्स हो गया बेटा, एक तरह से क्रेडिट हो गया बेटा। हाँ है ना भाई। तो क्रेडिट का इफेक्ट नलीफाई हो गया बच्चा इसमें। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, शेड्यूल नंबर 1 में पैरा नंबर 1 इंसर्ट करके बोल दिया क्या, अगर आपने कोई असेट परमानेंट ट्रांसफर किया है, क्या किया बेटा आपने? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द assets of the business where ITC has been availed. Where? अगर किसी असेट के परचेज में आपने आईटीसी लिया तो उसको धंधे में यूज करो साहब। इधर उधर ट्रांसफर किया तो उसका आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, सप्लाई के स्कोप में कवर हो जाएगा बच्चा। वो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? परमानेंट ट्रांसफर और बोलो बोलो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। चलिए सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है बेटा, पैरा नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। मान लो वही लैपटॉप जो मैंने परचेज किया था, करो रे, उसके परचेज में मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं था बेटा। अब मैं किसी को भी डोनेट करूं, कोई सरकार को फर्क पड़ रहा है क्या यार? कोई फर्क पड़ रहा है क्या यार? क्योंकि उनके जो टैक्स था उनको मिल गया, उसका क्रेडिट भी किसी ने नहीं लिया, मतलब उनकी रेवेन्यू उनके पास आ गई। समझे मेरी बात? अब तू भले किसी को डोनेट कर, वी डोंट केयर। कोई खास बात? चलिए थर्ड क्वेश्चन। हम शेड्यूल 1 की बात कर ही कब रहे सर? हाँ, जब इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन होता तो हाँ, तो क्लोज नंबर ए में कवर होता ना यार। अगर मैंने लैपटॉप बेचा होता, बिजनेस का एसेट क्या होता, मैंने बेचा होता फॉर अ कंसिडरेशन, तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन क्लोज ए में आया था बेटा। ये रहा फर्स्ट वाला पॉइंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच ए सेल फॉर अ कंसिडरेशन, बिजनेस का एसेट बेचा बेटा मैंने। हाँ है ना भाई? वो तो वैसे भी सप्लाई के स्कोप में आ जाता है बच्चा। हम शेड्यूल 1 की बात करेंगे ही कब? जब ये विदाउट कंसिडरेशन है। इतना समझ में आ गया तो मैं अगला पॉइंट बोल दूं बेटा आपको, कि अगला पॉइंट मस्त वाला आने वाला है बेटा। बोल दूं क्या अगला पॉइंट? मतलब अगला एग्जांपल, अभी पॉइंट खत्म नहीं किया मैंने। बोल दूं क्या? तो शेड्यूल 1 की बात कब करी, वापस बोलना एक बार मेरे को। व्हेन सप्लाई इज विदाउट कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, तो एनीवे सप्लाई है। क्लोज नंबर ए में दिमाग खराब मत करना बेटा आप लोग, वो सप्लाई में तो ही है बेटा। इफ इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन, तो सर शेड्यूल 1 की बात आएगी। और वहां देखने का क्या, कि उस असेट को जब आपने परमानेंटली ट्रांसफर किया है, तब आपने परचेस पे आईटीसी लिया था या नहीं लिया था? अगर नहीं लिया था तो आईटीसी नहीं लिया। विदाउट कंसिडरेशन अगर बेच आपने किसी को डोनेट किया, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। आईटीसी लिया था और आपने किसी को डोनेट किया, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा। बोले यस सर। अच्छा सुनना, अगर आपने लैपटॉप परचेज किया था और बाद में किसी को बेच दिया, क्या कर दिया बेटा? फॉर अ कंसिडरेशन, तो सप्लाई के स्कोप में, भले उसके परचेज पे आईटीसी लिया है नहीं लिया, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो क्लोज ए में खत्म कर देना बेटा बात को। कंसिडरेशन नहीं है तो बात करने का कि परचेज पे आईटीसी लिया था या नहीं लिया था। यस या नो? पक्का मालिक? 100% डन। देखो सर, ये रहा लैपटॉप परचेज्ड। ओ शरी देखना, लैपटॉप परचेज्ड। मैंने सब एग्जांपल दे रखे बेटा आपको बुक के अंदर। मैं आपको कह रहा हूं ना सर, आप केवल एक रीड करके आइए, आपको विद एग्जांपल मिलेगी, मेरी गारंटी। दीपिका पादुकोण भी मिलेगी बेटा इसमें आपको, ये नेटफ्लिक्स भी मिल गया बेटा आपको, है ना सर? ये देखिए मेंबरशिप फी भी मिला है बेटा आपको। अरे क्लियर? ये वो सीए ने पेंटिंग बना के बेची, याद है बेटा आपको? ये रहा पेंटिंग वाला। सर दीपिका पादुकोण याद है बेटा आपको? ये रही दीपिका पादुकोण बेटा। क्लियर? दर्शन सर मिले बेटा आपको। पर्सनल कार भी आपको मैंने एग्जांपल दिया ना बेटा, सब मिलने वाले बेटा आपको। समझा आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? इसलिए आप केवल शिद्दत से सुनिए, मेरी गारंटी है मैं आपके दिल तक टॉपिक उतार के रखूंगा बेटा, और ये सारे पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा यार ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है। सब मैंने कवर किए सर, बहुत ही इन डेप्थ सर, सोच समझने की बात ये बुक ड्राफ्ट करी हुई है सर। ओके सर, सुनना बात ध्यान से। मालिक ये रहा लैपटॉप परचेज किया। क्या परचेज किया मैंने बेटा? आईटीसी अवेल किया, आईटीसी अवेल किया। अब सुन, अब मैंने आईटीसी अवेल किया, तो अगर बेचा होता फॉर अ कंसिडरेशन तो हमेशा सप्लाई है। अगर विदाउट कंसिडरेशन भी बेचा होता बेटा तो अभी सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि मैंने आईटीसी अवेल किया। हाँ है ना बेटा? इसलिए सोल्ड विथ और विदाउट कंसिडरेशन हमेशा सप्लाई होगा, अगर मैंने परचेज पे आईटीसी लिया तो। पर परचेज पे अगर आईटीसी नहीं लिया था और अगर विदाउट कंसिडरेशन बेचा है, क्या बेचा बेटा मैंने? अच्छा, विथ कंसिडरेशन होता तो हमेशा सप्लाई होता, भले आईटीसी लिया या नहीं लिया। विदाउट कंसिडरेशन में तो सप्लाई तभी होता जब मैंने परचेज पे आईटीसी लिया होता। इसलिए अगर आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन बेटा। बोलो यस सर। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सब मैंने ड्राफ्ट किए हुए आपके लिए बच्चों। बस पॉइंट इज दैट आप यहां शिद्दत से सुनिए, समझिए उस चीज को। क्लियर?
समझे आप मेरी बात? डन सर। ध्यान देना बेटा, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? अब मैंने एक दो एग्जांपल दे दिए, जैसे गुड्डू भैया, नाम सुना बेटा आपने? हाँ जी सर, अरे आपको मजा आएगा, अरे आप पढ़ो तो सही एक बार। गुड्डू भैया एंड कंपनी डोनेट्स ओल्ड एसी टू चैरिटेबल स्कूल्स। मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया या मैंने एसी लिख दिया बेटा। दिस विल क्वालिफाई एज सप्लाई इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय गुड्डू भैया एंड कंपनी ऑन परचेज ऑफ सच एसी। अगर आईटीसी नहीं लिया होता तो सप्लाई नहीं होता। समझे आप मेरी बात बच्चों? ये सब एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं सर, आप बस ध्यान इधर रखिए बेटा। या तक क्लियर? आवाज नहीं आ रही हुई? तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन वाला है वो भी सप्लाई होगा, अगर शेड्यूल 1 में कवर होता है तो उसका पैरा नंबर 1 हमने पढ़ा है। कोई टफ? कोई टफ नहीं सर। पैरा नंबर 2 बोलता है क्या? अगर कोई गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर कोई गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर किसी पर्सन ने सप्लाई किया अपने रिलेटेड पर्सन को, किसको बेटा? चलो पहले मैं यहां बोलता हूं फिर उधर देखिएगा बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई होगा। और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी। वापस बोलूं बेटा मैं? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला मालिक? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट क्या छोड़ो बेटा आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वर्ड नया है, मैं डिफाइन करूंगा तो समझ में आएगा बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई होगा। अब अपने रिश्तेदारों से आपने पैसा नहीं लिया तो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, सीधे बात ये है। इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? ओके सुनना, एग्जाम्पल दू बेटा, एग्जाम्पल दू। जैसे मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स। ए होशियारी, क्या बनाता हूं बेटा मैं? मार्कर्स। बनाए मैंने मार्कर्स, अब मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को ये गिफ्ट कर दिया, हाँ है ना भाई? रिलेटेड पर्सन को मैंने ये गुड्स दे दिया बेटा विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट सिंस इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा और सरकार को जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई खास बात? कोई टफ बात? मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेटा, मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को पढ़ाया, क्लासरूम में बैठा के बेटा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या लग जाएगा बच्चे? जीएसटी। ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा विद कंसिडरेशन होता तो मैं यहां बात ही नहीं करता, बात तो क्लोज नंबर ए में खत्म हो जाती बच्चा, हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? ओके, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो क्लोज नंबर सी की बात करें, शेड्यूल नंबर 1 की बात करें बेटा, हाँ है ना मालिक? चलिए मान लो आपके कोई रिलेटेड पर्सन है बेटा, क्या नाम? विनय भाई। आपके कोई रिलेटेड पर्सन है बेटा, उनको कोई दुख है बेटा जीवन में, आपसे बात करी उन्होंने, आपने उनके सारे दुख और बढ़ा दिए बेटा। सर सुनना, दुख सारे दर्द खत्म कर दिए उनके बेटा। क्या कोई फीस दी आपने? क्या फीस ली उनसे आपने? नहीं, तो क्या जीएसटी लगाएंगे? नो, विदाउट कंसिडरेशन है ना, रिलेटेड पर्सन को है, विदाउट कंसिडरेशन है, बट इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? दुख दर्द मैंने बताया, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जहां पे भी रिलेटेड पर्सन आएगा वहां इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना ही पड़ेगा, वरना दो घर वालों को आपस में बात करना बंद हो जाता है। वाइफ हस्बैंड से पूछती है कि बताओ ना इस केस में क्या करें? आई कांट आंसर यू विदाउट, आई कांट आंसर यू, व्हाई? अदरवाइज जीएसटी विल बी चार्ज्ड, हाँ है ना भाई? कोई एडवाइस दी, लग गए जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई? इसलिए रिलेटेड पर्सन के केस में ये सप्लाई के स्कोप में आएगा ओनली इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। को समझ में आ रहा है कि जा रहा है? पक्का ना? लॉजिकल समझ में आ रहा है ना यार आपको? क्लियर? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला बच्चे? बोलो बोलो बोलो, सप्लाई ऑफ
गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां तक क्लियर? अब सबसे पहले आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा रिलेटेड पर्सन क्या होता है बेटा। पढ़ लें बेटा? अच्छा, कौन होते रिलेटिव बताओ मुझे आप, 2-3 नाम तो बताओ आप। स्पाउस बेटा, सबसे पहले वो याद आई बेटा। अब शर्म आई तो बोल पेरेंट्स भी बोलने लगे बेटा लोग। बच्चे, वेरी गुड बेटा। चलो सर ऊपर दो, साथ में दो। ओके सर, पढ़ ध्यान से होशियारी। सर रिलेटेड पर्संस डिफाइन किया है जीएसटी में बेटा, ये है जीएसटी में हमारे रिश्तेदार। पढ़ना ध्यान से। रिलेटेड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन डीम्ड इज रिलेटेड इफ सच पर्संस आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। बेटा देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, जीएसटी, मोहब्बत नहीं बेटा। जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस। डायरेक्टर अगर आप किसी कंपनी के हो, ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हो, तो उस कंपनी के ट्रांजेक्शंस को आप अफेक्ट कर सकते हो बेटा, इसलिए आपको रिलेटेड पर्सन मान लिया गया। हाँ है ना भाई? उस एंगल से सोचिए बेटा। फिर दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, होल्ड्स, ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ। मतलब क्या, इधर देखना, मान लो ये है कौन, मिस्टर एम। कौन है बेटा? मिस्टर एम। ये कौन है? ए लिमिटेड। ये कौन है? जेड लिमिटेड। बेटा क्लियर? बी के शेयर नहीं थे बेटा उसके बाद, इसमें क्या है? तो सर ए लिमिटेड और जेड लिमिटेड। मिस्टर एम के पास ए लिमिटेड के 25% शेयर है, मिस्टर एम के पास जेड लिमिटेड के भी 25 या उससे ज्यादा कुछ शेयर है। बेटा आप मुझे बताओ सर, आप मुझे बताओ 25% होल्डिंग कोई कम होल्डिंग होती है बेटा? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है ना यार। तो आप सोचिए, आप ए लिमिटेड और जेड लिमिटेड आपस में सर अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को जेड अफेक्ट कर सकता नहीं कर सकता? मुझे बताओ। इसलिए अ काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न हो गई ए और जेड। हाँ है ना भाई? इसीलिए ए और जेड को भी क्या बोलेंगे? रिलेटेड पर्सन बोलेंगे। ये क्लोज नंबर, ये डी बोलता है बेटा, वो पॉइंट नंबर 4 बोलता है बेटा। पढ़ना वापस है। अ थर्ड पर्सन, क्या बोला मालिक? अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स, होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ। दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ए और जेड की बात कर रहा है बेटा ये। हाँ है ना? अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये एक क्वेश्चन आता है, जैसे आदित्य जानवी और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, सर इनकम टैक्स में पता नहीं रिलेटेड कौन है, जीएसटी में पता नहीं कौन है, कंपनीज एक्ट में कुछ अलग ही है साहब। तो आप बच्चों देखो, 2 अप्रोच होती है बेटा। एक तो गाली दे दे के पढ़ो बेटा और अपना जीवन खुद खराब करो बेटा। 2 मिनट सीरियस बात है बेटा। मेंटलिटी का बहुत फर्क पड़ता है बेटा। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला? जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं उनको रिलेटेड पर्सन माना है जीएसटी के अंदर बेटा। अब उस एंगल से सोचिए ना यार, अब उस एंगल से सोचिए ना यार। इनकम टैक्स में अगर आप इनकम का डाइवर्जन कर सकते हो, जैसे डिपेंडेंट पर्सन है बेटा आप पे, आपने सर उसको इनकम दिखा दी, एक तरह से डाइवर्ट कर दी इनकम, तो उसको रिलेटेड पर्सन मान लिया, इनकम क्लब कर देंगे बेटा। अरे है ना, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होता है, यस या नो? तो उस एंगल से सोचिए वहां पे रिलेटेड पढ़ते वक्त। कंपनीज एक्ट में कंपनीज के एंगल से सोचिए। जब तक आप लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वो रट रट के पागल ही हो जाएंगे बेटा आप लोग। जैसे मैंने मॉर्निंग में जब शुरुआत करी थी आपको बताया था कि अगर हम लेट हो गए टैक्स पे करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18, गवर्नमेंट लेट हुई तो 6। लॉजिकल था कि नहीं था बेटा? अब 2 अप्रोच है, गाली दे दे के पढ़ो, परेशान होने के पढ़ो, या लॉजिक से समझो। हाँ है ना? क्लियर? अभी आपका वक्त है सीखने का बच्चे। ठीक है आदित्य? सर आपका वक्त भी सीखने का, लर्निंग फेज चल रहा है, समझे? इसको एंजॉय करते हुए पढ़ो और लॉजिकल समझो, तभी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे बेटा। कोई इजी क्या बीकॉम के एग्जाम है क्या ये?
हाँ है ना भाई, क्लियर। इसलिए जितना आपकी ग्रूमिंग होगी उतना ही आप निखर के बाहर आएंगे बेटा, ठीक है। तो आप कभी भी उस चीज से परेशान मत होइए। जैसे अभी आप लिख रहे हो कि सर वहां पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ, वहां पे ये है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ऐसे अप्रोच रखने का, क्लियर। तो आपका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा बेटा, वरना आप खुद को ही परेशान करके खुद बहाना बना रहे हो नहीं पढ़ने का एक तरह से, ठीक है। डोंट सर्च आउट फॉर द बहाना कि नहीं पढ़ना, रीजन नहीं ढूंढने का आपको नहीं पढ़ने का बेटा, ठीक है। समझे मेरी बात बच्चों? जिस एंगल से बात करें उस एंगल से बात करिए बेटा आप लोग, ठीक है। और कभी ये नहीं आएगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन इन 3 एक्ट्स, ऐसा आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन यार, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आएंगे। योर माइंड शुड बी एनालिटिकल, आपका आंसर आएगा और बहुत इजीली आएगा, डोंट मेक इट टफ, ठीक है। आइए सरकार, यहां तक बात समझे क्या? नेक्स्ट, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर। जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है, उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है, हाँ है ना बेटा, डिसीजंस को अफेक्ट करता है, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा? कंट्रोलिंग। भले शेयर्स हो या नहीं हो, जरूरी नहीं शेयर्स हो यार, हाँ है ना भाई। फिर नेक्स्ट क्या है? अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम बेटा। जैसे ये मिस्टर वाई, ये क्या करता है? बी लिमिटेड और सी आएगा ना बेटा बी के बाद, सर सी लिमिटेड बेटा, क्लियर। ये दोनों को क्या करता है बेटा? कंट्रोल, हाँ है ना भाई। वाई लिमिटेड क्या, वाई क्या कर रहा है? बी लिमिटेड और सी लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करता है बेटा। तो अ काइंड ऑफ सिस्टर कंसर्न हो गए बेटा वापस से बी और सी, ठीक है। तो बी और सी भी क्या कहलाएंगे? रिलेटेड। अब सुन, वाई और बी तो रिलेटेड रही है बेटा, क्योंकि वाई बी को कंट्रोल कर रहा है। वाई और सी भी रिलेटेड रही है बेटा, क्यों? वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर बेटा, हाँ है ना सर। Y और B भी रिलेटेड है, Y और C भी रिलेटेड है, और B और C भी क्या हो गए? सिस्टर कंसर्न हो गए एक तरह से बेटा, दोनों में क्या हो गए? रिलेटेड पर्सन। समझ में आया बात आपको? मेरा आवाज नहीं आ रही हुई? गुड सर। फिर सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। जैसे P लिमिटेड और Q लिमिटेड, ये दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे इसको, Y लिमिटेड को बेटा। तो P और Q आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट कॉमन एक पर्सन में बेटा, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट किसी एक पर्सन में बेटा। समझ मारी बात आपको मेरी बेटा? क्लियर। दो दोनों का इंटरेस्ट एक में ही बेटा, तो ऐसे केस में दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन, क्लियर। दोनों मिलके एक को कंट्रोल कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए सर, सच पर्सन टुगेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन। सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अभी फैमिली वर्ड क्या होता है? 2 मिनट बाद डिफाइन करता हूं बेटा मैं, एक पॉइंट और पढ़ लेते बेटा। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। मतलब मालिक मैं अपना सारा का सारा माल एक ही पर्सन को बेचता हूं, सोल एजेंट है साहब, जो माल बनेगा वो इसी को बिकेगा, अब ये आगे बेचेगा, तो देयर इज अ चांस ना यार कि दोनों आपस में अरेंजमेंट कर ले और वैल्यू कम दिखा दे बेटा, ये ताकि टैक्स कम लग जाए बच्चा। इसलिए इन दोनों को क्या मान लिया? रिलेटेड पर्सन मान लिया। इफ यू आर माय सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, की सारा का सारा माल इसके थ्रू बिकेगा बेटा, तो देयर इज अ चांस ना दोनों अरेंजमेंट कर ले, टैक्स कम पे करने के लिए वैल्यू जानबूझ के कम दिखा दे, बाकी पैसा कैश में ले ले बेटा। इसलिए इन दोनों को क्या मान लिया बेटा? रिलेटेड पर्सन मान लिया, और ऐसे केस में रिलेटिव के स्कोप में आएंगे बेटा। बोले यस सर, हाँ ना मालिक? अरे क्लियर, डन। अब सुनना बात को ध्यान से, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अब फैमिली वर्ड को डिफाइन किया, पढ़ ले फैमिली को बेटा। हम क्या लिखा? फैमिली इंक्लूड्स, फैमिली मीन्स। बात समझ में आ रही है शायद आपको यार? अब इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया एक्चुअली यार, कि मीन्स लिखा कि इंक्लूड्स लिखा, कितना इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ है ना भाई? फैमिली मीन्स स्पाउस, स्पाउस, हाँ है ना सर? फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द स्पाउस, है ना? दोनों के चिल्ड्रन, दोनों के होंगे, अकेले कैसे हो सकते हैं? डिपेंड्स, डिपेंड्स सर। सर सुनना बात को ध्यान से, फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। 2 मिनट समझना। एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड
पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ध्यान से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पर ध्यान से, दे आर रिलेटेड ओनली इफ दे आर wholly or mainly dependent on the said person. मतलब सर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, अच्छा मैं बात कर रहा हूं ब्रदर सिस्टर रियल, ऑब्वियसली कजन की बात नहीं कर रहा बेटा, और ब्रदर सिस्टर भी कब, और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी कब, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन, तब जाके वो रिलेटेड कहलाएंगे, वरना वो रिलेटेड नहीं कहलाएंगे। हाँ है ना भाई, समझ मारी बात आपको मेरी, क्लियर, समझे? तो इफ दे आर मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन तो ही रिलेटेड कहलाएंगे। मान लो पेरेंट्स का खुद का अपना बिजनेस है बेटा, आपका अपना खुद का बिजनेस है, दे आर नॉट रिलेटेड, डिपेंडेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं। ब्रदर लॉयर है, ब्रदर लॉयर है, आपका अपना बिजनेस है बेटा, रिलेटेड नहीं है। कहते ना ओ भाई तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, तू मेरा रिश्तेदार नहीं, आगे लिख देना फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात, वरना भाई बड़ा होगा तो मारेगा बेटा, सर बहन छोटी होगी तो वैसे ही मारती बेटा। अरे क्लियर है सर, यहां तक क्लियर, पक्का बच्चों? वापस सुनना बेटा ध्यान से, एक मिनट। बच्चे के लिए पेरेंट्स रिलेटेड होंगे अगर पेरेंट्स इस पे डिपेंडेंट है तो बेटा, पर पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं बेटा, डिपेंडेंट हो या ना हो। वापस बोलो बेटा, स्पाउस भले आप पे डिपेंडेंट हो या आप उस पे डिपेंडेंट हो बेटा, या दोनों ही इंडिपेंडेंट हो बेटा, है ना हमेशा क्या है, रिलेटेड है, 7 जन्मों का रिश्ता है बेटा ये। सर इंटरलिंकिंग कुछ दिन अच्छी लगती बेटा सर ध्यान दो इधर सर, अगर मोहब्बत नहीं है तो सुनना सर, स्पाउस, क्या बोला सर, स्पाउस, ध्यान दीजिए बेटा, एंड चिल्ड्रन, बच्चों ध्यान दो, पेरेंट्स के लिए चिल्ड्रन हमेशा क्या है, रिलेटेड है, पर चिल्ड्रन के लिए पेरेंट्स तभी रिलेटेड है अगर वो पेरेंट्स उस चिल्ड्रन पे क्या है, डिपेंडेंट। मेरी बात समझ में आ रही है यार? आपके लिए आपका बिजनेस है बेटा, आपके बच्चे जो होंगे वो हमेशा आपके क्या है, रिलेटेड, पर आपका बिजनेस है, आपके पेरेंट्स आपके रिलेटेड तभी कहलाएंगे अगर वो आप पे क्या है, डिपेंडेंट। खुद पे लेके देखो बेटा, जल्दी समझ में आएगा। हाँ है ना भाई, क्लियर? आपकी स्पाउस हमेशा आपके लिए, देख जल्दी समझ में आया ना बेटा, देख, अरे क्लियर, समझे मेरी बात, डन। सो यहां तक पॉइंट समझ में आया है क्या, समझे, डन। सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चे, मैंने यहां पे पता है हर वो जगह जहां आप गलती कर सकते हो एग्जाम में बेटा, मैंने लिखा है अटेंशन, ये लोग डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड होंगे। ये सब मैंने बातें लिखी है, छोटी छोटी बातें बहुत कम आती है रिवीजन में बेटा। पता है क्वेश्चन 2-3 बार आया एग्जाम में, इतना इमोशनल कर देता है क्वेश्चन कि हम उस भाई पे लूट जाते हैं बेटा पूरे, कि सर एबीसी मिस्टर XYZ, उसके किसी डेटर ने पैसा नहीं दिया, पेमेंट नहीं कर रहा, तो उसका भाई जो है उसका एडवोकेट है बेटा, उसने रिकवरी का लेटर लिखा उस डेटर को बेटा, या कोई लीगल नोटिस भेजा उस डेटर को बेटा, जिसके लिए उस भाई ने आपसे कोई फीस नहीं ली। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भाई आप पे रिलेटेड, भाई आपका रिलेटेड ही नहीं है बेटा, क्योंकि भाई डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? भाई एडवोकेट है, आपका अपना बिजनेस है, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। और ब्रदर आपका रिलेटेड तभी होगा इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू बेटा। बस ये तो गलती होती है इमोशन में बेटा एग्जाम में। वापस बताऊं बेटा मैं, भाई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये वाला पॉइंट पढ़, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये रिलेटेड होंगे, ये फैमिली के स्कोप में आएंगे अगर दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। अगर वो एडवोकेट है, वकील है, तो खुद कमा रहा है ना भाई, वो कहां पे डिपेंडेंट है बेटा? समझे मेरी बात? ऐसा तो एग्जाम में गलती होती है। एग्जाम में गलती क्या होती है? ऐसा कोई नहीं जो पढ़ के नहीं जाता है, और जो ढंग से पढ़ जाता है उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं बेटा। आप समझिए मेरी बात, वापस से लाइन बहुत भारी है वाली, पढ़ के सब जाते हैं, कोई बिना पढ़े नहीं जाएगा एग्जाम देने, पर पास वही होंगे जो ढंग से पढ़ के जाएंगे। समझे मेरी बात? कोर्स कंप्लीशन शुड नॉट बी अ टारगेट।
क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और गलती हुई तो क्या सोचने का, मजा आ गया। यस, ठीक है, समझे मेरी बात? यस, और दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा बेटा ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ एग्जाम में। क्लियर मालिक? तो सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन समझ में आएगी आपको? आवाज नहीं आ रही ओए, पक्का? ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला बच्चे? आवाज ढंग से नहीं रही। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज related person or a distinct person in the course or furtherance of his business, although it is without consideration, सप्लाई के स्कोप में आएगा। सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या लग जाएगा? जीएसटी। अच्छा, इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन तो क्लोज ए में आ जाएगा साहब, बात ही नहीं करने का है तो आपको। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का? ओके, तो रिलेटेड पर्सन क्या होता समझ में आ गया बच्चा आपको। पर सर आपने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी क्या है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर ऑल्सो रिलेटेड पर्सन बेटा, ये रहा ना भाई। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, हाँ है ना भाई? अब सर सोचिए, आप मान लो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, जैसे एग्जांपल लो जियो, चलो जियो नहीं, जियो मेरे लाल, जियो में काम करते हो बेटा, JIO। और बोलो आगे बेटा डिफाइन करके। हाँ टाइम पास। सर मान लो आप जियो में काम करते हो बेटा, टेलीकॉम कंपनी बेटा। सर घर वाले ये तो एक्सपेक्ट करते ना यार कि कम से कम घर पे फ्री वाईफाई तो कनेक्शन मिलेगा यार अपने को। सैलरी मिलती होगी, मिलती होगी, आई डोंट केयर, पर सर महीने के 500 रुपये में जो फ्री कनेक्शन मिलता ना, उसमें दिल है बेटा लोगों का। तो कंपनी भी ऐसे इंसेंटिव देती है बेटा एम्प्लॉइज को, हाँ है ना भाई? तो आप सोचिए, अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को फ्री वाईफाई कनेक्शन दिया है बेटा, तो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर्विस सप्लायर ने सप्लाई किया है टू इट्स रिलेटेड पर्सन इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑल्दो इट इज विदाउट, लग गए? क्या लग गए? तो बेचारे कंपनी ने तो एक अच्छा काम किया और गवर्नमेंट ने उससे जीएसटी ले लिया बेटा यार, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ गई ना यार उसकी यार। इसलिए गवर्नमेंट ने एहसान किया और सारे एम्प्लॉयर को बोल दिया चिंता मत करो, अगर अपने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट्स दिए, क्या दिए बेटा? अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि हर कंपनी ऑन एन एवरेज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एनुअली कुछ ना कुछ गिफ्ट देते बेटा। इसलिए जानबूझ के एक एक्सेप्शन लिखा और बोल दिया क्या, अप टू ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय अगर गिफ्ट्स दिए कंपनी ने, किसी भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जांपल दो बेटा एक और, जैसे जियो वाला एग्जांपल वाज वेरी गुड एग्जांपल बेटा। सेकंड एग्जांपल देखो, इट्स अ टेक्स्ट ऑन ट्रांजैक्शन यार, यू मस्ट नो सम ट्रांजैक्शन सो दैट आप उसको विजुअलाइज कर पाए बात को। सेकंड एग्जांपल, दीपावली के ओकेजन पे हमारे कंपनी में बताए सर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, दीपावली के ओकेजन पे हमने सर 100 के 100 एम्प्लॉय को एक एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया, और सर और सबको सेम मोबाइल फोन दिया, 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए अपने एम्प्लॉयज को, 100 एम्प्लॉय को 100 मोबाइल फोन। कितने के? 35 लाख रुपए के बेटा, सब मिला के। बताओ सप्लाई केस को में आएगा कि नहीं आएगा साहब? क्यों? 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन से, हाँ तो 35 लाख के 100 मोबाइल है बेटा, 100 मोबाइल डिवाइड बाय 35 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हो गया बेटा? 35,000 पर एनम पर एम्प्लॉय है बेटा, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दिस वाज द एग्जाम क्वेश्चन सीए फाइनल बेटा। बोलो तो यार, जीएसटी एक्ट जो आपके सिलेबस में है वो है, जो नहीं है टॉपिक वो नहीं है, हाँ है ना भाई? अब ये टॉपिक इसमें भी आता है, फाइनल में भी आता है, इंटर में भी आया है, आरटीपी में बेटा ये क्वेश्चन। अरे क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही होए? डन। टफ था क्या? टफ था क्या? नहीं। समझे मेरी बात? सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला बच्चे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला मालिक?
supply of goods or service or both by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business is supply, although it is without consideration. पर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. क्लियर? अब बात आती है क्या सर, आखिर डिस्टिंक्ट पर्संस क्या होते हैं? आखिर ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं? सर आप अगर कहे तो अभी पढ़ाऊं, आप अगर कहे तो कल पढ़ाए. बोलो क्या करने का सर? कल पक्का? पर यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आवाज नहीं आ रही मालिक? अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं बेटा आपको? क्लियर? डन. अच्छा सुनिए मेरी बात, अब जल्दी मत करना, 2 मिनट रुकना. सर ये मैंने आपको पढ़ाया पॉइंट. अब मैं आपको ये बताता बेटा मैंने कि कंटेंट वाइज अगर मैं बुक की बात करूं तो जितने मैंने एग्जाम्पल दिए वो सारे एग्जाम्पल या उससे ज्यादा एग्जाम्पल मैंने बुक में लिखे बेटा. सो दैट क्या होता है, केवल आप उस प्रोविजन को याद नहीं करें यार. इस बुक के अंदर पता है कंटेंट जितना मिलेगा ना सर, उससे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? एग्जाम्पल मिलेंगे बेटा. क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स आपको पॉइंट याद होगा उतना किसी भी प्रोविजन को याद करने से कुछ नहीं होने वाला बेटा आपको. बिकॉज एग्जाम में ये नहीं आएगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ये कभी नहीं आएगा यार, आज तक तो नहीं आया. आपको क्या करेंगे, जैसे मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए उसके क्वेश्चन बन के आ जाएंगे और आपको ये पूछेंगे बताओ इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा. लिटरली कह रहा हूं, जितने मैंने एग्जांपल आपको दिए वही क्वेश्चन बन के आपको एग्जाम में आने वाले हैं. भले वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ जाए, भले वो केस बन के आ जाए, बट यही क्वेश्चन बनेंगे बेटा आपके लिए. क्लियर? इसलिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है आपसे बच्चों, इट वॉज अ डे विद जीएसटी जो आपने हर ट्रांजेक्शन को सीख के पढ़ा है बेटा. अभी जीएसटी शुरुआत हुआ है बेटा आपके लिए, हाँ है ना भाई? बट आई होप आपको थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा जीएसटी बेटा, ऐसा नया नया नहीं लग रहा होगा बेटा. क्योंकि सर अपना पढ़ने का और पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि हर वो चीज जो आप रोज ट्रांजेक्शन देखते हो बेटा, मैं उसी से लिंक करता हूं बेटा. आपको टफ नहीं लगा होगा, बहुत भारी नहीं लगा होगा, पर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप जीएसटी के माहौल में जमते जाएंगे बेटा. क्लियर? और इस तरह से हम टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाएंगे. बट आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन. जिस तरह से आपने कॉन्सेंट्रेशन अभी तक बना के रखा है, क्लियर, वही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों. क्लियर? और वही लेवल से आपको पढ़ना है हमेशा. अच्छा अब मैं बुक से बताता हूं आपको मैंने क्या मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है और क्या नहीं पढ़ाया मैंने आपको बेटा. पहली बात तो ये, मैंने डायरेक्ट जो शुरुआत करी है, वैसे मैंने जो लेक्चर नंबर 1 लिया था ना बेटा आपके लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, उसके मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट चैप्टर 1 में दे रखे मैंने. पर फिर भी मैं बोलता हूँ चैप्टर 1 मैंने नहीं पढ़ाया आपको भी. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? हम आए कहां से? आपको बुक से अगर शुरुआत करनी तो चैप्टर नंबर 2 से करनी है बेटा. ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ आपके लिए शेयर कर दूंगा जब तक बुक आपको नहीं मिलती बेटा. ठीक है, वैसे जो है फेस टू फेस बेटा बुक आपको आज अभी आ जाएगी 7 बजे तक, तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगी बेटा आपको बुक. हाँ है ना भाई? क्लियर? और जो वीडियो क्लास में आपको मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आपको कुरियर कर देंगे, आपको जल्दी मिल जाएगी बेटा. तब तक आप पीडीएफ शेयर कर सकते हो, पीडीएफ से रेफर कर सकते हो बच्चों. अब सुनो, यहाँ जो हमने पढ़ा है बेटा, ये सबसे पहले जीएसटी का लगता है, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लगता है बेटा. हाँ है ना भाई? अगर इंट्रा स्टेट किया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटर किया तो आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी में किया है तो सीजीएसटी और सॉरी दिल्ली पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर में किया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी. याद है बेटा आपको? और दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी के अलावा किसी और यूनियन टेरिटरी में अगर आपने सप्लाई किया विद इन द स्टेट तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी. अब यूनियन टेरिटरी में क्या कहता है बेटा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी बेटा. हाँ है ना भाई? ये यूनियन टेरिटरी से बच्चा अपनी. अरे क्लियर सर? अच्छा इंटरस्टेट किया तो कहीं से भी करो, हमेशा क्या लगेगा? आईजीएसटी. इंडिया की डेफिनेशन बेटा. हाँ है ना मालिक? फिर ये रहा सेक्शन नंबर 9(1), ये रहा सेक्शन नंबर 5(1). अरे यस नो सर? फिर मैंने आपको बताया क्या कि सप्लाई की डेफिनेशन बेटा. सर सप्लाई इंक्लूड से मीन्स नहीं है, सिर्फ तुम ही हो नहीं, तुम भी हो. ये छोटे छोटे पॉइंट है सर, बहुत काम आते लाइफ में. अरे हाँ है ना? सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, नो सप्लाई नो जीएसटी. इसमें मैंने क्लोज नंबर ए पढ़ाया, डबल ए पढ़ाया, बी पढ़ाया और सी हम पढ़ रहे बेटा. पर सुनो, ये क्या है? डायरेक्ट पार्ट है. क्या है बेटा? ये डायरेक्ट. ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज है एज इट इज, जो बुक में जो लिखा है. आप ये नहीं याद करेंगे चलेगा. ये जब खत्म हो रहा ना सेक्शन नंबर 7, यहां से सप्लाई इन ब्रीफ, यहां से आपका ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म दे रखी ताकि आपको रिवीजन करने में काम आए बेटा. यहां से दे रखा है एनालिटिकल डिस्कशन. क्या दे रखा है मैंने आपको? यहां से आप शुरू करेंगे चल जाएगा बेटा. आप डायरेक्ट पोर्शन नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा. रेफरेंस के दे रखा है एनालिटिकल डिस्कशन में सेक्शन नंबर 7(1)(a) की डेफिनेशन, जहाँ पे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस. याद है बेटा आपको? ये सबके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं जो मैंने लेक्चर में बताया आपको.
फिर मेड और अग्री टू मेड याद है बेटा, अग्री टू मेड में एडवांस अगर रिसीव किया तो सप्लाई हो गया, याद है बच्चा आपको, ये मैंने यहाँ लिख रखा आपके लिए। फिर ये एसेंशियल कंपोनेंट जिसमें कंसिडरेशन भी होना चाहिए, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, याद है बेटा आपको। फिर ये पॉइंट नंबर 2 रखिएगा पेंडिंग, पेंडिंग मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे हम बेटा, मैंने अभी गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाई है बेटा, ओके। फिर ये कंसिडरेशन का एनालिसिस जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है बेटा आपको विद एग्जांपल, याद है वो सर्कुलर की डोनेशन, याद है डोनेशन, मंदिर को पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी, पर पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया तो जीएसटी लगेगा, है ना। मंदिर में मार्केटिंग करा जीएसटी लगेगा, पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी, समझे। ये छोटे छोटे टेगलाइन मैंने लिखी है आपके लिए सो दैट आपको वो क्लिक करे ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड व्हाइल रिवाइजिंग द कंटेंट। देन सर अच्छा ये कल पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको, आर्ट गैलरी वाला छोटा सा पॉइंट है, ठीक है सर। फिर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, याद है दीपिका पादुकोण आपने पर्सनल कार बेची बेटा, ये सब एग्जाम्पल दे रखे। फिर वो नेटफ्लिक्स वाला एग्जाम्पल याद आया बेटा आपको, अरे हाँ है ना, वो सब मैंने आपको दे रखे। फिर ये क्लोज नंबर डबल है, याद आया एओपी बीओआई, आवाज नहीं आ रही हो, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल दे रखे मैंने आपको सर। फिर वो याद है कैश कॉल, अरे मेंबरशिप फी, रेवेन्यू नेचर है तो जीएसटी लगेगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है जीएसटी, ये यहां दे रखा मैंने आपको बेटा, है ना। एक्चुअली ये सर्कुलर था जो मैंने आपको समझा दिया इजी लैंग्वेज में बेटा आपको। फिर ये 7(1)B netflix.com का एग्जांपल याद है आपको बेटा, ये मैंने आपको ये दे रखा है। फिर शेड्यूल 1 अभी हमने स्टार्ट किया ही है बेटा, उसका हमने केवल ये पॉइंट पढ़ा है अभी हमने, और यहां तक पढ़ा हमने बेटा, इसके आगे वाला डिस्टिंक्ट पर्सन हमने यहां तक नहीं पढ़ा बेटा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों। तो पर अब मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इसको आपको मगअप नहीं करना है, आपको नॉवेल की तरह पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बच्चों, ठीक है, आपको लैंग्वेज याद नहीं करनी है। डू मार्क माय वर्ड्स प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर हमको लैंग्वेज याद करना है क्या, आंसर इज नो। मैं फर्स्ट लेक्चर में बोल रहा हूं, आंसर इज नो। क्या हमको मगअप करना है क्या, आंसर इज नो। क्या डेफिनेशन याद करनी है, आंसर इज नो। ओके क्लियर। क्या बुक की लैंग्वेज लिखनी है, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैंने आपको इसका पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, अभी बुक शाम को आएगी इसलिए, ठीक है, पर आपको ये एक बार रीड करना है बेटा। ये क्लासरूम नोट्स की फाइल मैं ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूं बेटा, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप एकतम अकेडमी का भी है, एक टेलीग्राम ग्रुप मेरा भी बेटा, सीए इंटर बाय सीए यशन मंगल ऐसा लिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ओके एंड जो गूगल ड्राइव पे देखेंगे लेक्चर्स, उनके लिए मैंने गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दिया है बच्चों, ठीक है। और जो लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं उनके तो ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड हो जाएगा। प्लस जिन लोगों के लेक्चर्स कुछ मिस हुआ अभी अकाउंट्स की वजह से, तो उनके लिए शाम को 8 बजे तक अपलोड भी हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स को आप बोल सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर बच्चों, और वैसे भी यूट्यूब पे अपलोडेड है ही बेटा ये लेक्चर। अरे क्लियर, एकतम अकेडमी के चैनल पे बेटा, हाँ है ना मालिक। पर रिक्वेस्ट क्या है, बी सिंसियर, बी रेगुलर एंड बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस बच्चों, हाँ है ना भाई। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर ऑफ जीएसटी। आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ रहे हैं, एंड जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। एंड रिक्वेस्ट क्या है सर, अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स डबल लेक्चर हो रहे बेटा अपने, आप सेम डे रिवाइज करिए, थोड़ा वक्त लगेगा हो सकता है, पर सर उसके बाद एक बार फ्लो बन गया, माहौल ही माहौल बनने वाला है बेटा। ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड सर हैव अ गुड डे रिमेनिंग वाला। क्लियर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, बाय बाय।